फ्रेंड्स, मैं सत्यम स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिलीजेंट सपोर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डबल स्टार टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है उसका सेट नंबर 2। ये अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सेट का जो मुख्य विशेषता है वो एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। इसमें प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और सिलेबस के अनुसार बनाए गए हैं और टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज को बनाया गया है और ये बिल्कुल नवीनतम पैटर्न के आधार पे बनाया गया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? जो सोवियत संघ है यानी कि जो रूस है वो मित्र राष्ट्रों के समूह में कब शामिल हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1941 में। सोवियत संघ जो है मित्र राष्ट्रों के समूह में 1941 में शामिल हुआ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? जो एडोल्फ हिटलर है उसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 अप्रैल 1889। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन जैन साहित्य नहीं है? तो इसमें इनमें देखते हैं तो जैन साहित्य कौन नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी दिव्यावादान जो है वो जैन साहित्य नहीं है बल्कि ये है बौद्ध साहित्य। अगला है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन नवपाषाणकालीन स्थल है? जो नवपाषाणकालीन बस्ती की अगर बात करें तो मेहरगढ़, चिरांद, बेलन घाटी और कोल्डी हवा में ये सारे के सारे सभी क्या है, नवपाषाणकालीन बस्ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान में है। बेलन घाटी की अगर बात करें तो ये बेलन घाटी की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। कोल्डी हवा की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश में है। और चिरांद की बात करें तो ये बिहार का नवपाषाणकालीन बस्ती है। अगर हम लोग कोल्डी हवा की बात करें तो यहाँ से हम लोग को चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अगर हम लोग चिरांद की बात करें तो यहाँ से हिरन के हड्डी के पाषाण के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए है और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो अगर हम लोग इसको मिलाते हैं तो वेदांग 6 वेदांग है, 6 वेदांग में 4 वेदांग दिया गया है। इसका अर्थनिहित प्रयोजन को मिलाना है तो निरुक्त जो हो गया वो भाषा विज्ञान से संबंधित है। ए का दो कहाँ है, तो सी और डी नहीं हो पाए तो ए और बी में होगा। अगर हम लोग कल्प की बात करें तो कल्प जो है वो कर्म कांड से संबंधित है। तो बी का एक कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और आगे है शिक्षा, शिक्षा किससे है? शिक्षा का उच्चारण विधि से है संबंधित। तो सी का 4। ज्योतिष की बात करें तो ये भाग्यफल से है, तो डी का 3 हो गया। इसका सही उत्तर रहेगा 2 1 4 3। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा लेखक सिकंदर के साथ आया था? जो सिकंदर के साथ आने वाले लेखक थे वो थे निर्याकस और ओनेसिक्रेटस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगर हम लोग डायमेकस की बात करें तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला राजकवि था वो सीरिया के जो राजा थे अंतियोकस, उसका राजदूत था। और अगर हम लोग बात करें सिकंदर के साथ तो सिकंदर के साथ कुल 3 विद्वान आए थे। 3 विद्वान कौन कौन थे? एक थे निर्याकस, एक ओनेसिक्रेटस और एक एरिस्टोबुलस। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न चीनी यात्रियों के भारत आगमन के काल क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाएं। यानी कि इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो फाहियान का अगर भारत के आने का 99 ईस्वी में आया था भारत फाहियान। उसके बाद संयुगन आया था। संयुगन को आने का क्रम है 515 ईस्वी में आया था। और भेनस्वांग की बात करते ये 602 ईस्वी में आया था, 602 ईस्वी में। और इतेसिंह की बात करें तो ये 671 ईस्वी में आया था। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले फाहियान, संयुगन, देन भेनस्वांग, फिर इतेसिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पुस्तक तहकीकात हिंद के लेखक हैं। जो पुस्तक है तहकीकात हिंद, इसके लेखक की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी अलबरूनी। अलबरूनी की एक और किताब का नाम है, उसका नाम है किताब उल हिंद। ये इनका एक और किताब था, उनका नाम किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? जो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे वो थे
इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी। अगर बोले दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तब बोलेंगे क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर हम लोग इल्तुतमिश के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल है 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। चलिए आप लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन 10वां नंबर क्वेश्चन से बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल को अगर नए हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, नए वीडियो अपलोड करें तो आपके पास वो नोटिफिकेशन जाए। 10 में बोला गया कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों एवं उनके सिद्धांतों को सही सुमेलित कीजिए। यानी कि भक्ति आंदोलन के जो संत है उनके क्या क्या सिद्धांत है उनको सुमेलित करना है। तो अगर हम लोग शंकराचार्य की बात करें तो शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद का समर्थक थे, यानी उनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद था। अगर हम लोग रामानुजाचार्य की बात करें तो ये है विशिष्ट द्वैत की बात करते हैं, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अगर हम लोग गुरु नानक की बात करें तो ये एकेश्वरवाद के सिद्धांत के समर्थक थे, तो सी का 1। और फिर अगला है कि माधवाचार्य, ये द्वैतवाद का समर्थक थे, तो डी का 2। यानी कि इसका हो जाएगा क्या, 4 3 1 2। 4 3 1 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए, 10 का ए, 4 3 1 2 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 है कि मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण क्या था। तो अगर हम लोग बात करें मराठा शक्ति के उदय का प्रमुख कारण जो था वो जाति भाषा धर्म पर आधारित एकता, ये भी सही है। राजनीतिक जागृति, ये भी सही है। और भौगोलिक सुरक्षा, ये भी सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 में है कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक इकाई और उनके प्रमुख अधिकारियों का कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं है। तो अगर हम लोग देखेंगे इक्ता, इक्ता का जो प्रशासनिक इकाई है मुक्ति, ये सही है। इक्ता का जो प्रशासनिक इकाई उसके अधिकारी मुक्ति होते थे, ठीक है। और सिख का अगर देखें तो इनका प्रशासनिक अधिकारी जो सिकदार होते थे, और गांव के जो है अधिकारी उनको मुकद्दम कहा जाता था, ठीक है। अगर हम लोग सी की बात करें तो परगना के अधिकारियों को चौधरी नहीं बल्कि आमिल कहा जाता था, आमिल। ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परगना के अधिकारी को चौधरी नहीं बल्कि आमिल कहा जाता था, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। स्वतंत्र राज्य और इसके संस्थापक की बात करें तो अब हम लोग देखेंगे कि हैदराबाद के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चिंकलेज खान, यानी कि सी का 1। सी का 1 कहाँ है, तो ए और बी में, यानी कि सी और डी तो नहीं होगा। अगर हम लोग बंगाल की बात करें तो बंगाल के जो संस्थापक थे वो थे मुर्शिद कुली खान, तो ए का 3 देखे तो बी में है, यानी कि बी सही होगा, यानी ए नहीं होगा। अगर हम लोग अवध की बात करें तो अवध के जो संस्थापक थे वो थे सादत खान, थे बी का 4। और केरल का जो संस्थापक थे वो थे मार्तंड वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, 3 4 1 और 2। ऑप्शन नंबर 13 का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2 सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। 14 है निम्नलिखित में से किसने भारतीय रेलवे के विकास के बारे में कहा था कि भारत में अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास पर खुश होना ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी को अलंकार देखकर खुश होना है। ये कथन की अगर बात करें तो ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बाल गंगाधर तिलक कहते थे भारत में अंग्रेजों द्वारा जो रेलवे के विकास पर खुश हो रहे हैं ऐसा ही है जैसे दूसरों की पत्नी को देखकर खुश होना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 1857 के क्रांति के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी की तथा जिहाद का नारा दिया था। जो 1857 के क्रांति के समय अंग्रेजों के विरुद्ध में फतवा जारी करने वाले जो विद्रोही थे, ये नेता थे, वो थे मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्वयं को कृष्णा का अवतार एवं एक का पैगंबर घोषित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा गुलाम अहमद जो है वो स्वयं स्वयं को कृष्ण का अवतार और एक का पैगंबर घोषित किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर 16 का ए, मिर्जा गुलाम अहमद।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो बनाई गई महिला रेजिमेंट है उसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन नंबर सी, रानी झांसी रेजिमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? अगर क्रिप्स मिशन के साथ जो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार की बात करें तो ये थे जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद जो थे वो कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है? तो लॉर्ड डफरिन ने राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है कांग्रेस को। कांग्रेस को जो राजद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा है वो थे लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें तो अंतरिम सरकार 1946 के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था तो उसका जो उपाध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, जवाहरलाल नेहरू। अगर हम लोग 21 की बात करते हैं, 21 में है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? जो 73वें संविधान संशोधन है उसके तहत अगर हम देखें तो कौन से अनुसूची को जोड़ा गया था? तो ये था 11वां अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी, 22 का बी। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगर 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये पंचायत से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और अगर हम लोग 10वीं की बात करें तो ये दल बदल से संबंधित है। और 12वीं की बात करें तो ये नगर पालिका से संबंधित है। अगर हम लोग 9वीं अनुसूची की बात करें तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का जो उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, स्थान है और उसके वस्तु के संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 39। अगर हम लोग अनुच्छेद 48 की बात करें तो 48 में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। और अगर हम लोग अनुच्छेद 32 की बात करें तो ये संवैधानिक उपचार से संबंधित है। और अगर हम लोग ये अनुच्छेद 39A की बात करें तो ये है समान न्याय व समान निःशुल्क विधि सहायता। समान न्याय व निःशुल्क विधि सहायता आर्टिकल 39 का ए कहता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के आदेश किनके परामर्श के बाद जारी होता है? तो अगर हम लोग राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के आदेश की बात करें तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जारी होता है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो हम लोग देखेंगे 79 संसद का गठन ये सही है। अनुच्छेद 93 की बात करें तो ये लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की बात करता है, ये सही है। और अगर आर्टिकल 98 की बात करें तो संसद के सचिवालय के बारे में बात करता है, ये सही है। अगर हम लोग आर्टिकल 99 की बात करें तो आर्टिकल 99 कहता है कि संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते नहीं बल्कि सदस्यों के शपथ ग्रहण का बात करता है। तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। 26 कहता है कि निर्वाचन से संबंधित उपबंधों की व्याख्या भारतीय संविधान के किस भाग में की गई है? तो अगर हम लोग निर्वाचन से संबंधित अगर उपबंध की बात करें तो ये भाग 15 में। अगर हम लोग निर्वाचन से संबंधित उपबंध की बात करें तो ये हमारा भाग 15 में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 15। भाग 15 में क्या है?
निर्वाचन से संबंधित है, यानी कि 324 आर्टिकल 324 से 329 तक इसका चर्चा है। 324 में ये निर्वाचन आयोग का चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। 27 से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में किस अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? तो अगर हम लोग देखें, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को जो है वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वें संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। 28 है कि भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अगर हम लोग कौन सा कथन असत्य की बात करें तो ये कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं है। तो भारत के महान न्यायवादी की चर्चा सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 76 में है। तो आर्टिकल 76 में है और इसका जो कार्यकाल है संविधान द्वारा निहित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो है वो राष्ट्रपति के जो है प्रसाद पर्यंत होते हैं। ये इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, ये सही है। सत्य को चुनना है। उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय भारत का जो सरकारी वकील इनको कहा जाता है, भारत के महान न्यायवादी को। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, दोनों सदनों में संयुक्त बैठक में मताधिकार का अधिकार इनको दिया गया है, तो ये बात गलत है। इनको दोनों सदनों में बैठने का तो अधिकार है, लेकिन मत का अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 कहता है कि प्राणियों और पादपों की जातियों की अधिकतम विविधता मिलती है। अगर प्राणियों में और पादपों की जातियों में जो अधिकतम विविधता मिलती है वो कहाँ मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 30 में है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोंड जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अगर हम लोग भारत के सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है भील। और तीसरा सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो है संथाल। अगर हम लोग विश्व के सबसे पुराने जनजाति की बात करें तो वो है जारवा जनजाति, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के तट पे, ये बिल्कुल सही है। जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी पे, ये भी सही है। बरेली सरयू नदी पे, ये बात गलत है। बरेली सरयू नदी पे नहीं होकर बल्कि वो राम गंगा नदी के तट पे है। राम गंगा नदी के तट पे, राम गंगा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लुधियाना जो है वो सतलज नदी के तट पे है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होने का कारण क्या है? अगर हम लोग शीत ऋतु में बात करें तो भारत में जो उत्तर पश्चिमी भाग में जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से किस जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो अगर भूमध्य सागर की कुंजी की बात करें तो ये जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है वो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर जो है, भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जो संधि है, जल संधि है, वो जिब्राल्टर जल संधि है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 है कि विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो जो है वो एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांक गुआ। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। 35 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ राज्य है, एक तरफ खनिज उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम लोग उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में खनिज उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो ये है कोरापुट। कोरापुट जो है वो
उड़ीसा में है, ये जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो है वो, कर्नाटक का जो एक शहर है उसका नाम है बेल्लारी, और ये बेल्लारी जो है वो मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज, मैग्नीज खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात का कच्छ की खाड़ी जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और आंध्र प्रदेश की बात करें तो अनंतपुर जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है। सोने के कण यहाँ मिलते हैं, सोने के कण। और बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी की बात करें तो यहाँ बॉक्साइट मिलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दो एक, दो एक, दो एक चार तीन, दो एक चार तीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दो एक चार तीन। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। 36 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लालीना भारतीय मानसून को कमजोर करती है, और एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव के कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अगर हम लोग बात करें, लालीना जो है वो भारतीय मानसून को कमजोर नहीं करती है बल्कि मजबूत बनाती है। तो ये ऑप्शन, ये कथन एक जो है वो गलत है। अगर हम लोग बात करें कथन दो पे, एल नीनो जो है भारतीय मानसून के प्रभाव के कारण सूखे का स्थिति उत्पन्न करती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो कथन जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य नहीं है। अगर हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य की बात करें तो मौद्रिक नीति का संचालन करना, ये रिजर्व इंडिया का ही कार्य है। विदेशी मुद्रा के संरक्षण के रूप में, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही कार्य है। मुद्रा का जो निर्गमन है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ही कार्य है। अगर हम लोग बात करें राजकोषीय नीति का संचालन करना, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37 का डी। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है। यानी कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण को किस रूप में जाना जाता है, तो वो है वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध स्थापित करता है। तो अगर बेरोजगारी दर एवं मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध की बात करें तो ये फिलिप्स वक्र संबंधित है। ये ऑप्शन नंबर सी, फिलिप्स वक्र। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो अगर हम लोग यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम लोग जिनोवा की बात करें तो जिनोवा में किसका किसका मुख्यालय है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जी मुख्यालय वहाँ है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय वहाँ है, जिनेवा में। अगर रोम की बात करें तो इटली की राजधानी रोम में अगर बात करें तो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है। अगर हम लोग वार्षिक गठन डीसी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है और विश्व बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्तियों का अवरोही क्रम है। अगर हम लोग केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सरकार को विभिन्न मदों से होने वाली प्राप्ति के अवरोही क्रम की बात करें तो वो उधार, इसका सही उत्तर हो जाएगा उधार एवं अन्य देयदाता, आयकर और जीएसटी, या फिर निगम कर। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा उधार एवं अन्य दाता, आयकर, जीएसटी और निगम कर। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। यदि 30 मैथ का क्वेश्चन है, यदि 30 आदमी एक घास के मैदान को 7 दिनों में काट सकते हैं तो 21 आदमी उसी घास के मैदान को कितने दिनों में काट सकते हैं। इसको बनाने के लिए ये एमडीएच का कॉन्सेप्ट है। इसका लगेगा क्या, M1 D1 का कॉन्सेप्ट, M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अगर हम लोग बात करें M1 की तो M1 30 है, D1 कितने दिन में, 7 दिन में, M2 कितना है, 21 आदमी कितने दिन में काटेगा। तो अगर हम लोग काटेंगे इसको 7 या 21, 3 है कि 30, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 10, यानी कि 10 दिन में क्या करेगा वो काट देगा। 21 आदमी 10 दिनों में काट देगा वही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक घनाभ का जो आयतन है
वो ज्ञात करना है जिसकी बीमा जो है 15, 22 और 5 मीटर है। तो हम लोग घनाभ का जो आयतन होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल एल यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितना है 15, चौड़ाई कितना है 22 और ऊंचाई कितना है 5। और हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना का 15 इंटू 110, 15 गुने 11 कितना होता है 165 पर एक जीरो 1650। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है कि 9 और 16 तथा 4 और 9 के बीच मध्य समानुपाती का अंतर ज्ञात करें। मध्य समानुपाती क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का अंडर रूट। मीडियम प्रपोर्शन क्या होता है, रूट अंडर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 4, यानी कि यहाँ 12 आ गया। और दूसरा में दूसरा का मीडियन ये मीन प्रपोर्शन कितना आ जाएगा 4 इंटू 9 का अंडर रूट, 2 इंटू 3 कितना 6। और ये दोनों का अंतर कितना हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। इसका सही उत्तर जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। और 45 है कि एक शहर की जनसंख्या जो है वो 2,25,000 है, 2,25,000 है। यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 4.5% और 2.5% है, यानी कि जो जन्म दर है वो 4.5% और मृत्यु दर जो है वो 2.5% है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि कितना होगा। तो यहाँ से हम लोग टोटल वृद्धि कितना हो रहा है, यानी कि जो जन्म दर है वो 4.5 है और मृत्यु दर है 2.5, तो कितना का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितना का हो रहा है 4.5 माइनस 2.5 करेंगे कितना 2, ये टोटल 2% का वृद्धि हो रहा है। 2% का क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम लोग बात करें शहर की जनसंख्या अभी वर्तमान में कितना है 22,500, 2,05,000, 2,25,000 और 2% का वृद्धि हो रहा है। 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/50 एट होता है, यानी कि 50 पे 1 का वृद्धि हो रहा है, तो कितना का वृद्धि हो रहा है 51/50 का। एक साल का, दूसरा साल का कितना इतना। अगर हम लोग इसका वर्तमान जनसंख्या को घटा देंगे तो क्या ये जनसंख्या निकल नहीं जाएगा। तो काटते हैं, अगर इसको काटेंगे तो कैसे आएगा, एक जीरो से एक जीरो, 5 पचे 25 नवा 2 25। अब हम लोग गुना करेंगे 90 गुने 51 गुने 51 माइनस 2, 2, 5, 0, 0, 0। अगर यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 51 का स्क्वायर कितना आता है, अगर पूरी गुना करेंगे तो गुना करके आएगा 2, 3, 4, 0, 9, 0। और इसमें से अगर हम लोग 2, 2, 5, 0, 0 घटा देंगे, 2, 2, 0, 0, 0 घटाएंगे तो घटाने के बाद जीरो, ये 9 में से 0 गया 9। अब ऑप्शन देखेंगे, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कितना 9090 9090। क्वेश्चन नंबर 46 है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि किसी वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 46 एक वचन का प्रयोग किसमें हुआ है, तो एक वचन का जो प्रयोग है वो लड़के ने कहा, ये एक वचन का इसमें प्रयोग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47 है कि ऊहापोह का पर्यायवाची शब्द है। जो ऊहापोह है वो असमंजस का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेज गिवन इन अंडरलाइन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि जो ये एक इडियम है उसका क्या आंसर होगा, इडियम एंड फ्रेज को बताना है। तो द ही गोज हार्ड विथ वन ऑफ, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि कहीं अंडरलाइन किया ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। खाली स्थान आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, तो क्या होगा नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, नाउ आई एम गोइंग टू वॉक माई डॉग। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बात करें तो 50 है कि एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा आपकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, तो महिला व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है।
तो ये ममेरी बहन से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ममेरी बहन। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो मानिक जो है वो उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला और वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला। तो प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है? अगर हम लोग मनिक की बात करें तो पहले सबसे पहले क्या था, उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चला, यानी कि यहाँ चल रहा है उत्तर दिशा की ओर चला 40 मीटर, 40 मीटर चला। और फिर बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो बाएं मुड़ कर कितना चला, 20 मीटर चला, 20 मीटर चला। फिर पुनः बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा फिर 40 मीटर चला, तो 40 मीटर फिर चलेगा बाएं मुड़कर। अब बोल रहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान यहाँ से कितना दूरी पर है, तो ये 20 मीटर की दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। और कौन से दिशा में है, तो यहाँ से देख लेंगे कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पश्चिम की ओर है, 20 मीटर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि बर्तन जिस प्रकार खाली से संबंधित है उसी तरह सीट किससे संबंधित है। अगर सीट की बात करें तो ये रिक्त से संबंधित है, जो सीट है वो रिक्त से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते, 53 की फूलदेई जो है वो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। अगर हम फूलदेई की बात करें तो ये उत्तराखंड का प्रमुख त्योहार है। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो जलीकट्टू, थाईपुसम, ये सब तमिलनाडु का त्योहार है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन सा, बैसाखी, लोहरी, ये सब पंजाब का प्रमुख त्योहार है। अगर सिक्किम की बात करें तो ये लोसार, लोसांग, ये सब सिक्किम का त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। 54 है कि किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगर किसतवाड़ा की बात करें, किसतवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जो किसरवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जम्मू कश्मीर में है, स्थित है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ एक और नेशनल पार्क है, वो दाचीगम नेशनल पार्क है। दाचीगम, दाचीगम नेशनल पार्क और किसतवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान ये भी है जम्मू कश्मीर में। अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो यहाँ रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देव नेशनल पार्क है और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन सा है, तो इंदिरा गांधी वन जीव अभयारण्य और गुंडई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में स्थित है। अगर हम लोग आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि सात निश्चय दो में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। जो बिहार सरकार के द्वारा सात निश्चय पहल शुरू किया गया था, सात निश्चय टू, पहले तो 1 हुआ उसके बाद 2 हुआ, तो सात निश्चय 2 में कौन शामिल नहीं है। तो अगर कौन शामिल नहीं है की बात करें तो ये है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, ये सात निश्चय 2 का में शामिल नहीं है, ये सात निश्चय 1 में शामिल था। अगर सात निश्चय 2 की बात करें तो इसमें 7 प्रमुख लक्ष्य थे। 7 प्रमुख लक्ष्य में कौन कौन थे, तो एक था हर खेत तक पानी, ये भी सात निश्चय 2 का ही लक्ष्य है। सुलभ संपर्कता, ये भी सात निश्चय 2 का ही लक्ष्य है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी सात निश्चय 2 का ही लक्ष्य है। और अगर बात करें तो सात निश्चय 2 का जो लक्ष्य में बात करें तो युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, ये सात निश्चय 2 का ये लक्ष्य है। हर खेत तक पानी, ये भी ये सात निश्चय 2 का लक्ष्य है। सशक्त महिला, सक्षम महिला, सात निश्चय 2 का ये लक्ष्य है। सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा और स्वच्छ शहर, विकसित शहर भी सात निश्चय 2 का ही लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 56 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन को चुनना है। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर ए में कि मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना जो है वो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को हुआ था, ये बात सही है। इस घटना को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था, ये भी कथन सही है। खुदीराम बोस के मुकदमे की वकालत कालिदास बसु कर रहे थे, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी अगर बोले तो शांति देवी को मुजफ्फरपुर बमकांड पर निबंध लिखने के कारण लंबी कैद की सजा दी गई, ये कथन गलत है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कथन जो है वो गलत है।
क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। 57 का था चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष कौन था? तो चंपारण एग्रीगेरियन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे एफ.जी. सलाई। ऑप्शन नंबर सी एफ.जी. सलाई। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं, 58 है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? अगर हम लोग ऊर्जा की मात्रक की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है? तो इसमें किलोवाट जो है वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए किलोवाट। क्वेश्चन नंबर 59 है कि केतली का पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? तो केतली के पानी का गर्म होना जो वो है कन्वेक्शन का उदाहरण, यानी कि संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी संवहन। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। 60 है कि ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ओडोमीटर से दूरी मापा जाता है। तो ये दूरी मापन का इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दूरी। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 61 की, तो 61 है कि एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात किया, यानी कि डब्ल्यू निकालना है। डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एम जी एम इंटू जी इंटू एच। अगर एम की बात करें तो यहाँ एम कितना 13 के जी। जी की बात करें तो जी दिया होगा 10 मीटर प्रति सेकेंड 10, और हाइट कितना है? तो 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, तो 1.5। यहाँ से ये जीरो खत्म हो गया। 13 गुने 15 करेंगे कितना आ जाएगा? 13 पच्चीस पैसा 13 से 195 जूल। इसका सही होता जाएगा 195 जूल। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। 62 है कि चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है, तो किसी भी क्षण उसका वेग समान होगा। चंद्रमा के सतह के नजदीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही है, तो किसी भी क्षण उसका वेग क्या होगा? समान होगा। इसका सही होता जाएगा ऑप्शन नंबर ए 62 का ए। किसी भी क्षण उसका वेग क्या होगा? वो समान होगा। 63 है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? अगर हम लोग जल का घनत्व की बात करें तो वो सर्वाधिक किस तापमान पे होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। 64 है फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पर कार्य करती है? फोटोस्टेट मशीन है वो जो तकनीक पे कार्य करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि निर्माण तकनीक पे कार्य करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छवि निर्माण। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। 65 की अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण जो है वो द्विआवेशित हीलियम आयन है। ऑप्शन नंबर डी द्विआवेशित हीलियम आयन जो है वो अल्फा कण है। क्वेश्चन नंबर 66 है कि नाभिक में अधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन होने पर नाभिक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये नाभिक पर वो अस्थाई होता है। इसका सही होता जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अस्थाई होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन किसमें चांदी नहीं है? तो अगर हम लोग किसमें चांदी नहीं है तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी का मात्रा नहीं होता है, बाकी हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर और लूनियर कॉस्टिक में चांदी की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 68 है कि सफेद फॉस्फेरस का आकार होता है। जो सफेद फॉस्फेरस है उसका आकार कैसा होता है? तो वो चतुष्फलीय फलकीय होता है इसका आकार। जो सफेद फॉस्फेरस का आकार है वो चतुष्फलीय फलकीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। C3H8 का समजातीय श्रृंखला से संबंधित है। तो C3H6 है उसके समजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो कौन सा है? एल्केन्स है। एल्केन्स क्योंकि एल्केन्स ग्रुप का है। CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। 70 है कि बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर होता है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसमें कौन से पॉलीमर का उपयोग किया जाता है कोटिंग करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उसको बनाने के लिए टेफ्लॉन का परत चढ़ाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं। 71 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है। जो परजीवी पोषण युक्ति है वो दर्शाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कस्कुटा अमरबेल। क्वेश्चन नंबर 72 बढ़ते हैं। 72 है कि जल जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। जो जल के अणुओं की अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जो गति होती है वो क्या कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परासरण। परासरण, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परासरण। क्वेश्चन नंबर 73 है। 73 में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। अगर प्रोटीन की पाचन की बात करें तो ये अमाशय से शुरू हो जाता है। अमाशय से शुरू हो जाता है प्रोटीन का पाचन। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। 74 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। अगर प्रोटोवा जनित रोग की बात करें तो ये कालाजार जो है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, कालाजार। क्वेश्चन नंबर 75 की ओर बढ़ते हैं। 75 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है क्या कहलाता है। जो पुरानी प्रजाति से नई प्रजाति विकसित होती है वो क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाति उद्भव। ऑप्शन नंबर डी, प्रजाति उद्भव है। वो पुरानी प्रजाति से जो नई प्रजाति का विकास होता है वो प्रजाति उद्भव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वो वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 76 का बी, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो 77 है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं। जो थायराइड ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होते हैं, तो ये गला या गर्दन में स्थित होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला या गर्दन में। अगर थायराइड ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि है। कैसा ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें। 78 है कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक की इकाई है। अगर अनुवांशिक की इकाई की बात करें तो वो ये जीन है। इसका अनुवांशिक का इकाई जो है जीन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जीन। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। 79 है कि निम्नलिखित में से कौन WC में प्रचुर मात्रा में होती है। अगर WC में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में अगर बात करें तो ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिल्स। 79 का ए, न्यूट्रोफिल्स। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्य पाए जाते हैं। जो ब्रायोफाइटा है जो ब्रायोफाइटा पादप है सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो नम व छायादार आवासों में पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम व छायादार आवासों में ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हाल ही में स्वावलंबनी योजना की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगर स्वावलंबनी योजना की बात करें तो ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है, तो ये कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वावलंबनी योजना जो है वो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 82 की ओर बढ़ते हैं। 82 की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का थीम क्या था। जो वित्तीय साक्षरता सप्ताह है उसका थीम की बात करें तो ये वित्तीय साक्षरता महिलाओं की समृद्धि इसका प्रमुख थीम था। वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय साक्षरता महिला की समृद्धि। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। 83 है कि एम्स दिल्ली में हाल ही में शुरू किया गया श्री जन्म निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो एम्स दिल्ली में शुरू किया गया श्री जन्म वो संबंधित की बात करें तो ये स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र का से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार यंत्र। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते। 84 की हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। अगर महिला एकल खिताब की बात करें तो ये मेडिसन कीज ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी, मेडिसन कीज जो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। इसको हराकर, तो आर्याना साबालेका को हराकर। ऑप्शन नंबर डी, इसको हराकर इसको हराकर इसको आर्याना साबालेका को हराकर मेडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब अपने नाम किया। ग्रैंड स्लैम की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं।
4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन है, एक यूएस ओपन। 4 प्रकार का ग्रैंड स्लैम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 में है कि बिहार में चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन निम्न में से किस नाम से किया है? जो पूर्व आईपीएस शिवदीप लांडे थे, वो अपनी नई राजनीतिक पार्टी का गठन किया है, वो हिंद सेना के नाम से गठित किया है। ऑप्शन नंबर है हिंद सेना। अगर हिंद सेना की बात करते हैं, हिंद सेना का जो गठन है 8 अप्रैल 2025 को हुआ था। 8 अप्रैल 2025 को हिंद सेना का गठन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, है ना, बिहार के राजधानी पटना। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं कि 86 है कि बिहार में नई घोषणा के तहत मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों का मानदेय राशि 1650 रुपया से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो अगर हम लोग बात करें मध्याह्न भोजन में कार्यरत जो रसोइया थे, उनका वेतन जो है वो 1650 रुपया से बढ़ाकर 3300 रुपया कर दिया गया। यानी कि जो रसोइया उनका वेतन लगभग 2 गुना कर दिया गया है, 2 गुना कर दिया है, 3300 रुपया। 87 क्वेश्चन नंबर 87 की ओर बढ़ते हैं। 87 की हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हाल ही में आयोजित चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है वो हमारा देश भारत ने जीता है। तो किसे हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। न्यूजीलैंड को हराकर। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। 88 की 18 फरवरी 2024 को निम्नलिखित में से किस विधानसभा ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को अपनाया है? जो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला जो भारत का राज्य है वो उत्तराखंड विधानसभा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 की हाल ही में भारतीय सेना के पूर्वी कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो अगर हम लोग बात करें भारतीय सेना का जो पूर्वी कमान था, जो पूर्वी कमान के मुख्यालय है वो फोर्ट विलियम है, उनका उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, विजय दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 90 की ओर बढ़ते हैं। 90 की हाल ही में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया है? अगर हम लोग 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन जो है वो रियो डी जेनेरियो में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, रियो डी जेनेरियो। अगर हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कुल कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। कुल 10 सदस्य हैं और 10वां सदस्य इंडोनेशिया बना है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 91 की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक कौन है? और हम लोग बात करें द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स के लेखक की बात करें तो ये लेखक हैं अरुण शौरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण शौरी। अरुण शौरी का बुक है द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते। 92 की हाल ही में प्रस्तुत किया गया भारत सरकार का जो नया आयकर विधेयक 2025 है वो किस अधिनियम को क्या करेगा? प्रतिस्थापित करेगा। जो नया आयकर विधेयक 2025 है वो आयकर अधिनियम 1961 को क्या करेगा? रिप्लेस करेगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयकर अधिनियम 1961 को रिप्लेस करके नया आयकर विधेयक 2025 लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते। 93 की हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। यह कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? तो अगर हम लोग बात करें ये जो डोकरा कलाकृति है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। डोकरा कलाकृति जो है वो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते। 94 की हाल ही में आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना है? अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका 9वां सदस्य राज्य बना है वो अल्जीरिया बना है। अल्जीरिया, ऑप्शन नंबर बी, अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 95 है। 95 बोल रहा है कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा
और नवाचार संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान की बात करें तो इसका जो उद्घाटन है वो मॉरिशस में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान मॉरिशस में उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 कि हाल ही में स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बात करें स्वयं का जो उपग्रह लॉन्च करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन बना है? तो वो असम बना है। असम। ऑप्शन नंबर सी, असम बना है। ये कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा? तो असम सैट नाम से एक उपग्रह है वो लॉन्च करेगा। असम सैट नाम से ही उपग्रह है वो लॉन्च करेगा असम राज्य। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर बढ़ते हैं। 97 की हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 में ऑल ओवर चैंपियन कौन बना है? अगर खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 की बात करें तो इसका जो विनर थे वो भारतीय सेना है। भारतीय सेना। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 की ओर बढ़ते हैं। 98 की हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा निम्न में से कौन सी है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है वो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस। ये ऑप्शन नंबर डी, स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में निर्माण किया गया है, बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर बढ़ते हैं। 99 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार हैं? अगर हम लोग बात करें कि भारत के नए संसद भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है? वो बिमल पटेल है। ऑप्शन नंबर सी, बिमल पटेल जो है वो नए भारत के जो नए संसद भवन का निर्माण किया उसके वास्तुकार थे। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि हाल ही में निम्न में से किस संस्था द्वारा एफेंटासिया पर शोध किया गया? तो एफेंटासिया पे जो शोध किया गया है वो ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। जो एफेंटेसिया पे जो शोध है वो ग्लासगो विश्वविद्यालय के द्वारा ही किया गया। अगर एफेंटेसिया की बात करें तो एफेंटेसिया क्या है? तो एफेंटेसिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने दिमाग की छवियों की कल्पना नहीं कर पाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो छवि नहीं बना पाता है, वो अच्छा देख नहीं पाता है, छवि नहीं बना पाता। तो फ्रेंड्स आज हम लोग सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक पूरा कर दिए हैं और अगला जो सैटरडे होगा उसमें सेट नंबर 3 करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा।